रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स यही था। चाहे वो लोअर प्लांट्स हैं, आइदर दे आर हायर प्लांट्स, मीन्स चाहे वो आपके थैलोफाइटिक प्लांट्स हैं, आइदर दे आर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, कोई भी तरीके के प्लांट्स हैं, रेस्पिरेशन तो सब में एक ही तरह से होता है, ठीक है, न सिर्फ प्लांट्स में, एनिमल्स में भी। अभी तक की हमारी प्रीवियस क्लासेस थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, वो बेसिकली क्या डिस्कस किया था हमने, इंट्रोडक्शन फेज को डिस्कस किया था, ठीक है। अब जो कल की क्लास को हमने कंप्लीट किया था, कहाँ पे, हमें पता था कि रेस्पिरेशन के जो टाइप्स थे वो दो तरह के टाइप्स होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, बेसिस अलग अलग बेसिस पे। एक फर्स्ट जो हमने टाइप्स लिया था रेस्पिरेशन का, उसमें फर्स्ट बेसिस जो लिया था दैट वाज सबस्ट्रेटरी, ठीक है, सबस्ट्रेटरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, सॉरी नॉट सबस्ट्रेटरी, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। एक फर्स्ट जो बेसिस था दैट वाज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है और किस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट रेस्पिरेशन वाज ऑफ टू टाइप्स। एक हमने डिस्कस किया था, आपको पता है मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी, मोस्ट प्रिफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट्स है, उसके बाद में फैट्स होते हैं, ठीक है, जो फ्लोटिंग इंक्लूजन्स को फॉर्म करते हैं, इसीलिए एक हमने पढ़ा था फ्लोटिंग रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, एंड द अनदर वाज जिसमें प्रोटीन्स और अदर ऑर्गेनिक एसिड्स का इन्वॉल्वमेंट था, दैट वाज प्रोटोप्लाज्मिक, वेरी गुड बेटा, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, ठीक है, जो बेसिकली क्या बना रहे थे, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, हमें पता है जो प्रोटीन्स हैं दे आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। एक तो ये टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ दिस। सेकेंड जो टाइप था उसका बेसिस क्या था कि ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज देयर और नॉट, ठीक है। सो अनदर वर्ड्स बेसिस में है इन्वॉल्वमेंट ऑफ, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन और नॉट, है या नहीं है, इन फूड ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन फूड ऑक्सीडेशन में यहां पर अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व थी, फूड की ऑक्सीडेशन के लिए अगर ऑक्सीजन की रिक्वायर थी या इन्वॉल्वमेंट थी, तो इस तरीके का जो रेस्पिरेशन था क्या नाम दिया था हमने उसको, जल्दी से बताइए, एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा था कि अगर ऑक्सीजन, वेरी गुड, एनारोबिक, अगर ऑक्सीजन डज नॉट रिक्वायर और डज नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन, दैट वाज एनारोबिक रेस्पिरेशन, वेरी गुड बेटा, ठीक है। ये थे हमारे दो टाइप्स। हमें पता था कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ज्यादातर मोस्ट कॉमनली ये है जिसमें अमाउंट की अगर हम बात करते हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज नियर अबाउट 36 और 38 एटीपी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन पे। यहाँ पर ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का जनरेशन होता है, क्लियर है। ये किस किस में होती है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है हमें पता है यीस्ट सेल्स में होती है और ह्यूमन सेल्स में भी होती है, ह्यूमन बॉडीज में कहाँ कहाँ पे, आरबीसीज एंड आपके मसल सेल्स, ठीक है, यहाँ पर होती है। इसमें हमें पता है कि जो ये 36, मैं आपको कल यही पे हमने छोड़ दिया था कि देखिए जो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है ना, ये भी हमने पढ़ा हुआ है जब हमने किंगडम मोनेरा डिस्कस किया था, वहां पे कि जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स, एरोबिक और एनारोबिक। उसमें भी कुछ तो होते हैं स्ट्रिक्टली और कुछ होते हैं फैकल्टेटिव। तो वही है यहाँ पे, कुछ तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन को ही हमेशा परफॉर्म करते हैं, मीन्स व्हेनेवर दे गॉट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, चाहे कितने भी अमाउंट में हो, दे विल नेवर बी एबल टू सर्वाइव। अगर इस तरीके से कोई ऑर्गेनिजम्स हैं तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उन ऑर्गेनिजम्स में, उसे क्या बोला जाएगा, ऑब्लिगेट एनारोबिक रेस्पिरेशन। आया कुछ याद, हमने ये किंगडम मोनेरा में पढ़ा था, है ना। और एक कुछ इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि अगर उनको
कुछ अमाउंट, यानी कि वैसे तो वो कैसे होते हैं, एनारोबिकली ही होते हैं, लेकिन अगर उनको सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इफ दे आर गेटिंग फॉर रेस्पिरेशन, इन दैट कंडीशन दे विल एक्ट एज एरोबिक। तो हम उनको क्या बोलेंगे, फैकल्टेटिव एनारोब। ठीक है जी, हम ये इनके बारे में हमें पता है पहले से ही। कल हमने बोला था कि इसमें जो ये अमाउंट है, दिस वन इज, जो इसमें होती है एरोबिक में, वो कितना होती है, 686 किलो कैलोरी। अगर आप इसे जूल की बात करेंगे देन इट विल बी नियर अबाउट 6870 समथिंग। ठीक है, सॉरी 68 नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे 4.18 के साथ में, तो इट विल बी नियर अबाउट 2867 पॉइंट समथिंग आएगा, या एग्जैक्ट अगर हम इसको राउंड फिगर कर देंगे तो इतना किलो कैलोरी होगा। ठीक है, और यहाँ इसमें जो है वो कितना था, 59 किलो कैलोरी। चलिए इसको समझ लेते हैं बस लास्ट में, और फिर हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें डिटेल में क्या पढ़ना है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को इस चैप्टर के अंदर में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किलो कैलोरी क्या होता है। ठीक है, 1 किलो कैलोरी क्या होता है, किलो कैलोरी पहले बात तो हमें पता है, यूनिट है ये, है ना। तो 1 किलो कैलोरी इक्वल्स टू क्या होता है, देखिए ये, हाँ बोलो, ऊपर का नहीं दिख रहा है, थोड़ा दूर करो यार इसको, पीछे लेके जाओ थोड़ा सा। क्या क्या किसी ने क्वेश्चन डाला था, आपने पढ़ा नहीं, हटना जरा देखने देना क्या क्वेश्चन डाला है। चलिए बेटा ऐसे बोल दिया करो तो अच्छा है, कोई नहीं बोल सकता है तो। हाउ माइक्रोब्स आर ब्रीथ, रविंद्र ने डाला था। ठीक है, अच्छा फैकल्टेटिव एरोब्स, हाँ ठीक है रविंद्र, माइक्रोब्स कैसे ब्रीथ करते हैं। देखिए अगर जो एरोबिकली हैं वो तो जैसे एरोबिकली, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वैसे ही होगा, यही सब हम पढ़ेंगे कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में भी और मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में भी, चाहे वो प्लांट्स हैं और दे आर द प्लांट एनिमल्स, सब में एक जैसा होता है। तो अगर माइक्रोब्स की बात करते हैं, कुछ तो एरोबिकली रेस्पायर करते हैं तो कुछ एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। उसमें भी जब हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा था तो वो डिस्कस किया था, दो तरीके के कैटेगरीज थे। एक तो एरोबिकली माइक्रोब्स में क्या था कि अगर उनके केस में जरा सा भी अमाउंट CO2 का इंक्रीज हुआ या ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो इस तरीके के माइक्रोब्स को हमने क्या कहा था, स्ट्रिक्टली या ऑब्लिगेट एरोब्स। यस, और दूसरे केस में हमने कहा था कि अगर कुछ इस तरीके के होते हैं कि वैसे तो वो एरोबिकली ही सर्वाइव करते हैं, लेकिन अगर समटाइम्स ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है एनवायरमेंट में, देन दे विल एक्ट एज अ एनारोबिकली। तो हमने उनको नाम दिया था फैकल्टेटिव एनारोब्स, हाँ या ना। ऐसे ही हमने पढ़ा था फिर एनारोबिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके केस में डिस्कस किया था, है ना। वो कैसे होते हैं, एक तो इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का बिल्कुल एब्सेंस चाहिए, अगर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हुआ भी देन दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो उस तरीके के माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स। ठीक है, और दूसरे कैसे होंगे, होंगे तो वो एनारोबिकली, लेकिन अगर थोड़ा बहुत अमाउंट ऑक्सीजन का अवेलेबल है एनवायरमेंट में जिसमें वो सर्वाइव कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, तो उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब वो एक्ट करेंगे एरोबिकली की तरह, तो उनको हम फैकल्टेटिव एरोब्स कहेंगे। क्लियर है रविंद्र, जल्दी से मैसेज करिए या बता दीजिए एक बार, हाँ या ना। रविंद्र मैसेज किया आपने, चलिए अब आगे बढ़े। देखिए हमने पता किया कि जो एरोबिकली रेस्पिरेशन है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन में कितना अमाउंट मिल रहा है हमें, 686 किलो कैलोरी। अगर आप इसे एनर्जी एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे देन इट विल बी 36 या 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। अगर हम इसे किलो जूल के फॉर्म में लिखते हैं देन इट विल बी नियर अबाउट 2870 किलो जूल। ठीक है, इतना रहेगा ये। क्लियर है, ये कैपिटल में बनाइएगा। ठीक है, ये तो है एरोबिकली के लिए। अगर हम एनारोबिकली की बात कर रहे हैं, पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन पर कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, तो वो कितना होगा, 59 किलो कैलोरी, इतना होगा ना। ठीक है, और अगर आप इसे एटीपी के फॉर्म में लिखोगे तो सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं।
तो यहाँ पर लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होता है, यहाँ पे हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होता है, इसीलिए ये मोस्ट कॉमन टाइप है, मोस्ट कॉमन टाइप इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। हम एनारोब्स की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज्यादातर इस धरती पे एरोबिकली ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, ठीक है। एनारोबिकली कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे यीस्ट, ठीक है। जब हम कोई भी फर्मेंटेड बेवरेज बनाते हैं, विस्की, बियर, वाइन, रम, उन सब में यही वाला रेस्पिरेशन होता है। यानी कि जो यीस्ट होती है वो यीस्ट को, ग्लूकोज को जो ब्रेक डाउन करती है वो इसी प्रोसेस के थ्रू करती है, ठीक है। और उसमें वही इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल ही तो होता है जितने भी आपके जो फर्मेंटेड ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है। और साथ साथ में इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। यीस्ट हो गए, ठीक है। यीस्ट के अलावा ये तो माइक्रोबियल सेल्स हैं, यूकैरियोटिक यूनिसेल्ड हैं। इसके अलावा अगर हम मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में भी होता है एनारोबिकली। कहाँ होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है बेटा आरबीसीज में, और इसके अलावा मसल सेल्स में यहाँ होता है। अब बस हमें ये समझना चाहिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये वाला, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पे या तो वो आपसे किलो कैलोरी के फॉर्म में पूछेंगे ऑप्शंस, या वो आपसे किलो जूल के फॉर्म में पूछेंगे, या वो एटीपी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है। एरोबिकली का स्पेशली ज्यादातर पूछा जाता है। चलिए अब हमें समझना है कि किलो कैलोरी का मतलब क्या होता है। देखिए अगर मैं बात करती हूँ 1 किलो कैलोरी, इसका मतलब है कि ये अमाउंट है जनरली द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, ठीक है। और वो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड कब होगा, यानी कि जब उसमें क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा। 1 लीटर वाटर को आप गर्म कर रहे हैं 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो उससे जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा है दैट इज इक्वल्स टू 1 किलो कैलोरी, ठीक है। और 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी जो है ये फिक्स्ड है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है। किसके इक्वल होता है, 4.18 किलो जूल। यानी कि अगर हम यहाँ पे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 4.18 के साथ में तो आपका आंसर ये आ जाएगा 2870। एग्जैक्ट इसका आंसर आता है 2867 पॉइंट समथिंग करके है, लेकिन ये इसका राउंड फिगर है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको 59 किलो कैलोरी को बोला गया है कि कितना किलो जूल अमाउंट हो रहा है ड्यूरिंग एनारोबिकली, तो सेम वही आपको यहाँ पर भी कर देना होगा। समझ में आया कि नहीं आया सबको, जल्दी से बताइए, यस या नो, कोई भी आंसर करिए, हाँ या ना, आ गया, वेरी गुड, ठीक है। तो देखिए 1 किलो कैलोरी क्या लिखेंगे हम, अमाउंट ऑफ, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, कब रिलीज होगी, रिलीज्ड व्हेन, ठीक है, जनरली द टेम्परेचर ऑफ 1 लीटर वाटर, ठीक है, 1 लीटर वाटर की बात हो रही है जनरली, ठीक है। जब ये राइजेस होगा कितने अबाउट तक, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 लीटर वाटर राइजेस बाय 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, एफ है ये, कैपिटल एफ, ठीक है। हाँ कुछ पूछना है किसी को, किसी को कुछ पूछना है बेटा, रिलीज्ड व्हेन, WHEN, अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज होगी कब, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे 1 लीटर वाटर का, जब वो कितना बढ़ जाएगा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 किलो कैलोरी, क्लियर है। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ 1 लीटर वाटर राइजेस बाय 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 1 किलो कैलोरी की जो वैल्यू है वो ये है, ठीक है। यहाँ पर 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू, अगर आप उसे किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो 4.18 किलो जूल ये आना चाहिए, ठीक है। एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन पर इतना अमाउंट एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ किलो कैलोरी। अगर आपसे एग्जामिनर किलो जूल में पूछ रहा है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस अमाउंट विद दिस, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का कितना ऑक्सीडेशन होगा, मतलब अगर 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कितना अमाउंट एनर्जी रिलीज होगा, तो बेटा यहाँ पर ये 1 ग्लूकोज का है, मल्टीप्लाई कर दोगे ना 2 के साथ में, आंसर आ जाएगा जितने भी अमाउंट ऑफ ग्लूकोज के पूछा जाएगा। आपको बस ये वैल्यू आनी चाहिए क्योंकि ये 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन का अमाउंट एनर्जी रिलीज है। हाँ या ना, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताइए।
हो गया? रब कर दूं पूरा का पूरा बोर्ड में, रब कर दूं बेटा पूरा बोर्ड। चलिए ओके, अब देखिएगा हमने पूरा जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का जो डिस्क्रिप्शन या इंट्रोडक्शन फेज है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसमें आगे, सेंटर करते हैं। देखिए अभी हम एरोबिक और एनारोबिक नहीं चलेंगे, पहले रेस्पिरेशन में एक कॉमन पाथवे होता है जो एरोबिकली में भी होगा, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स एरोबिकली रिस्पायर करते हैं उनमें भी देखने को मिलेगा, और जो ऑर्गेनिजम्स एनारोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं उनमें भी देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो वो जो कॉमन पाथवे होता है उसे हम क्या बोलेंगे? कोई बताएगा उसका नाम? उसका नाम है, जल्दी से कोई बताने चाह रहा हो, जो कॉमन पाथवे होता है रेस्पिरेशन में, दैट इज वेरी गुड, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। वेरी वेरी गुड, दिस इज ग्लाइकोलाइसिस। देखो इस वर्ड को ध्यान से देखना, ग्लाइकोलाइसिस दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एक तो ग्लाइको एंड अनदर वन इज लाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या हुआ? लाइसिस, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन होता है, स्प्लिटिंग होती है, टूटना होता है। वेरी गुड, ठीक है। लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन या स्प्लिटिंग, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ब्रेकडाउन कह सकते हो या स्प्लिटिंग कह सकते हो, स्प्लिटिंग, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ग्लाइको, एक और वर्ड है इसमें, है ना, दैट इज व्हाट? ग्लाइको। तो ग्लाइको जो वर्ड होता है कभी भी किसके लिए आता है? सुगर्स के लिए आता है। वेरी गुड, ग्लूकोज के लिए आता है ना। मोस्टली आप लिख सकते हैं सुगर्स में मेनली फॉर ग्लूकोज, मेनली फॉर ग्लूकोज, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज हो, यहाँ पे ये हो सकता है कि आपका फ्रक्टोज भी हो सकता है, सुक्रोज भी हो सकता है, मतलब है तो कार्बोहाइड्रेट ही ना। तो चलिए हमने आपका आंसर मान लिया कि ग्लूकोज है, तो इसलिए हमने ग्लूकोज लिख दिया है यहाँ पे। इसे कहते हैं क्या? ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस है क्या बेसिकली? इट इज व्हाट? कॉमन स्टेप है किसका? रेस्पिरेशन का, ठीक है। किसमें? सभी तरीके के ऑर्गेनिजम्स में, इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, आइदर दे परफॉर्म एरोबिकली रेस्पिरेशन और दे परफॉर्म एनारोबिकली रेस्पिरेशन। कोई डाउट है यहां तक? नहीं ना? देखिए अब ग्लाइकोलाइसिस, हमें वर्ड्स का मतलब समझ में आ गया है। एक बात आपको याद रखनी होगी कि बेटा ग्लाइकोलाइसिस में हमेशा कभी भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का। ग्लाइकोलाइसिस में हाफ ऑक्सीडेशन होता है, या आप कह सकते हैं पार्शियल या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का। हमें पता है कि जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, 6H12, ठीक है। तो इससे यहां पर क्या होगा? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ग्लाइकोलाइसिस में जो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ब्रेकडाउन होगा तो इससे 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुविक एसिड के। देखिए 2 बन रहे हैं, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। सिंपल सी बात है कि जो ये 2 मॉलिक्यूल बनेंगे ये 3 कार्बन कंटेनिंग होंगे। जो पायरुविक एसिड है वो 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड होता है। क्लियर है? वो चीज अब हम देखेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन लिखती हूँ तो क्या हो जाएगी? इट मतलब ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। इट इज द पार्शियल कह सकते हो, या इट इज इनकम्प्लीट और पार्शियल, ऐसे लिखिएगा आप इसको, ठीक है। इट इज इनकम्प्लीट और पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ, कितने ग्लूकोज की बात हो रही है? 1 ग्लूकोज की बात हो रही है, ठीक है। या बेसिकली आप शुगर्स लिख सकते हो यहाँ पे, ऑफ शुगर्स मेनली ग्लूकोज, ठीक है। मेनली ग्लूकोज है, लेकिन वो जो शुगर्स हो सकती हैं, शुगर्स में लाइक क्या क्या हो सकती हैं? लाइक फ्रक्टोज हो सकती है, सुक्रोज हो सकती है, ठीक है, सुक्रोज हो सकती है, एक्सेट्रा कुछ भी। और जब इनकी स्प्लिटिंग होगी तो जनरली ये क्या करेंगे? एक से, ठीक है, ये 1 शुगर मेनली कुछ भी हो सकता है, और में लाइक एंड स्प्लिट्स इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ
ठीक है, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड जो कि कैसा है, एक 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। प्लीज नोट इट डाउन वेरी फास्ट, जल्दी से नोट करो, और नोट कर लिया है तो मुझे बता दीजिए। सबने नोट कर लिया है तो बता दीजिए, नहीं किया है तो जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, रब कर दूं? ओके चलो, अच्छा नहीं हुआ, करो बेटा, ऊपर का रब कर देती हूँ मैं तब तक, ठीक है, आप नोट करिएगा। ठीक है, बस आप इसके नीचे ना इसका जो रिएक्शन होगा किस तरह से, देखिए एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमें पता है C6H12O6 है ना, ये होता है। जब इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होगा एरोबिकली तो क्या जनरेट होगा, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे पायरुविक एसिड के जनरेट। एसिड की बात हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, आप बिना सोचे समझे एक एसिडिक ग्रुप तो लगा ही सकते हो, COOH, ठीक है। फिर यहाँ पे कितने की बात हुई है, ये 6 कार्बन है, तो वो कितने कार्बन होंगे बेटा, आपके 3 कार्बन होंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, CH3COCOOH, क्लियर है, CH3COOH, ये एक मॉलिक्यूल है, 1 2 3 कार्बन हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो कितना हो गया, वही बैलेंसिंग हो गई ना, 6 कार्बन है तो ये 3 × 2 6 हो गया, ये भी आपकी बैलेंसिंग हो गई। हाँ, वाटर की, उसकी हाइड्रोजन की बात करते हैं, 12 है, 3 2 6 और एक 7, ठीक है। बाकी के कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बाकी के हम सारी चीजें देखेंगे ना, जो अदर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स वहां पर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। अब हो गया, नीचे का मैं रब कर रही हूँ, ये लिख लीजिएगा आप। अब हम इसमें धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप एंटर करते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि जो ये स्कीम थी, ये जो ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल थी, दिस वाज गिवन बाय हूम, किसने दिया था, ठीक है। सो द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस was given by, और इसके साइंटिस्ट को नेम को लर्न करने के लिए ना एक ट्रिक है, वैसे तो आप लर्न कर सकते हो इजीली, पर थोड़े से ना अजीब अजीब से नेम है, 3 साइंटिस्ट का है इसमें इन्वॉल्वमेंट, तो उसको मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ पहले, ठीक है। एक ट्रिक है कि एक गांव में, ठीक है, 3 लोग रहते थे, हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, जिनका नाम था बेसिकली, एक का नाम था एम्बिडन, ठीक है। एक वहां पे मेयर रहते थे, मेयर रिस्पेक्टेड पर्सन थे, एम्बिडन बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड थे, और एक मेयर थे, ठीक है। तो जो एम्बिडन थे ना, जो मेयर थे, वो हमेशा उनको ऐसे पूरा नहीं, कंप्लीट, गांव में थे ना, बिल्कुल टिपिकली हिंदुस्तानी टाइप कह सकते हैं, तो पूरा प्रणाम करते हैं, तो हम करते हैं ऐसे नमस्कार प्रणाम जो भी है, वो क्या करते थे, हाफ प्रणाम करते थे उनको। बस यही ट्रिक है इन तीनों साइंटिस्ट के नेम को लर्न करने के लिए। ट्रिक है एम्बिडन, एम्बिडन का, ठीक है, एम्बिडन का मेयर हॉफ को, नहीं एम्बिडन को लिखिएगा, एम्बिडन को मेयर का, ऐसे सही है, हाफ प्रणाम, ठीक है, हाफ प्रणाम। बस यही 3 साइंटिस्ट के नेम है, ठीक है। ये तो ट्रिक है समझने के लिए। अब हम उन साइंटिस्ट के नेम लिखते हैं। पहले जो साइंटिस्ट हैं वो यही हैं, एम्बिडन, ठीक है, फर्स्ट साइंटिस्ट हैं एम्बिडन। सेकंड है, इनको आप एक साथ ऐड कर दीजिए, मेयर हॉफ, सेकंड वन इज मेयर हॉफ। और थर्ड जो प्रणाम है ना, ये सिर्फ समझने के लिए था, ऐसे उनका जो नेम था दैट वाज पार्नस, ठीक है, पार्नस, PARNAS। तो ये हैं वो 3 साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले ग्लाइकोलाइटिक साइकिल की स्कीम बताई थी, एम्बिडन, मेयर हॉफ एंड पार्नस। हाँ बेटा बोलो। अच्छा हाँ, तीनों की स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए एक गांव है, एक उसमें ये एक साइंटिस्ट रहते थे, एम्बिडन नाम के ये थे साइंटिस्ट, ठीक है। और ये साइंटिस्ट थे तो काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड थे, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड थे। वहीं पे एक और 2 लोग रहते थे, मेयर
और एक मतलब मेयर ही रहते थे, एक नॉट दो, एक मेयर ही रहते थे। तो ये जो थे एम्बेडन, ये काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन है, भाई साइंटिस्ट हैं, ऑब्वियसली रिस्पेक्टेड होंगे ही होंगे, है ना। तो ये जब कभी भी एम्बेडन मेयर को दिखाई देते थे ना, तो मेयर कैसे थे, ठेठ हिंदुस्तानी एकदम, तो वो क्या करते थे, प्रणाम करते थे, तो ऐसे करते थे, हाफ प्रणाम, ठीक है। तो बस यही है कि एम्बेडन को, मतलब इस साइंटिस्ट को, इनका मेयर का आधा प्रणाम, पूरा नहीं आधा, हाफ प्रणाम, बस ये ट्रिक है। तो एम्बेडन एक साइंटिस्ट हो गए, एम्बेडन जो है पूरे वो एक साइंटिस्ट है, मेयर का हाफ हमने ट्रिक में समझने के लिए किया है, लेकिन यहां पर हम एक साथ कर सकते हैं मेयर हाफ, ठीक है। और प्रणाम हमने ट्रिक के लिए किया था, साइंटिस्ट का जो नेम है प्रणाम से ही है वो पार्नस, तो मेयर एम्बेडन मेयर हाफ पार्नस। आया बेटा समझ में, हाँ या ना, आ गया ना, ठीक है। तो इसीलिए हम इस साइकिल को, ग्लाइकोलाइसिस को और भी क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस ऑल्सो कॉल्ड एज EMP पाथवे, वेरी गुड। तीनों साइंटिस्ट के नाम इसमें इंक्लूड हो गए, एम्बेडन मेयर ऑफ पार्नस पाथवे। आया समझ में। चलिए अब हम यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ लिया, अब हम इसके सैलिएंट फीचर्स को, जो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्लाइकोलाइसिस, उनको डिस्कस करते हैं। ये रब कर दूं मैं पूरा, ओके ओके, ठीक है। इसके बाद में अब हम आते हैं सैलिएंट फीचर्स या इंपॉर्टेंट फीचर्स कह सकते हैं आप, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, है ना। तो नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स या सैलिएंट फीचर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स हैं, क्या क्या फीचर हैं। देखिए सबसे पहला और जो कॉमन पॉइंट है वो तो ये कि ये कैसा है, एक कॉमन पाथवे है, डजंट मीन कि वो एरोबिकली है या एरोबिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट कि इट इज, मतलब इट फॉर ग्लाइकोलाइसिस। हाँ बेटा बोलो, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है मतलब हिल रही है, फिर हाँ तो स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन शेयर हो रही है, अब तो नहीं हो रहा, देखिए ठीक है ना, चलिए ठीक है। हाँ तो यहां पर है क्या कि क्या है इसका फर्स्ट जो पॉइंट है कि ये कॉमन है, ठीक है। सो इट इज कॉमन साइकिल कह सकते हो आप, पाथवे कह सकते हो आप, ठीक है, इन बोथ ऑर्गेनिजम्स। भाई दो ही तरह के तो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, कौन कौन से, या तो एरोबिकली होंगे, एरोबिक, या तो एनएरोबिक होंगे, या बोथ मत लिखिएगा, आप लिखिएगा इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्योंकि कुछ फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट टाइप भी होते हैं। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स पहला पॉइंट, ठीक है। तो ये कैसा है, कॉमन साइकिल है, कॉमन पाथवे है इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, या लिख सकते हैं कि कॉमन रेस्पिरेशन साइकिल है ये। सेकेंड पॉइंट यहां पर ये आता है बेसिकली, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कॉमन साइकिल है, अगर ये सभी तरीके के इन ऑल ऑर्गेनिजम्स में है तो इसका मतलब ये कैसा है, ये यूनिवर्सल पाथवे है ना, ब्रह्मांड के सभी ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो यहाँ पर है या वो किसी अदर प्लेनेट्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको बहुत ज्यादा रफ एंड टफ कंडीशंस, एक्सट्रीम कंडीशंस में जो सर्वाइव करते हैं, उनमें भी ग्लाइकोलाइसिस होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज यूनिवर्सल पाथवे, ठीक है, यूनिवर्सल पाथवे। इनको समझते हुए चलना है, कोई रटने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट है। पहली बात तो कॉमन पाथवे है, हर तरह के ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा, चाहे वो कहीं भी सर्वाइव कर रहा है, किसी भी एरिया में है,
एरोबिकली है, एनारोबिकली है, फैकल्टेटिव एरोब्स है या ऑब्लिगेट एनारोब्स है, कैसे भी है डजेंट मैटर, पर सब में होगा। तो इसीलिए हमने इसको बोला है यूनिवर्सल पाथवे। जो चीज सब में देखने को मिलती है हर जगह पे उसको यूनिवर्सल बोलते हैं। अच्छा, अब आता है कि चलिए अगर ये है तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके किस सेल में होती है, बॉडी में कहाँ होती है ये, ठीक है। तो देखिए बॉडी में कहाँ होते हैं, सोचने वाली बात है। हमें पता है कि दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके पास में तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते ही नहीं है, ना तो उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना तो उनके पास में क्लोरोप्लास्ट होता है, ना तो उनके पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, मतलब उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते ही नहीं है। उनके पास तो क्या होता है, जो भी ऑर्गेनेल्स हैं वो उनके फ्री फॉर्म में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो उनके पास तो होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसी ऐसे सेल ऑर्गेनेल में हो रहा होगा जो दोनों में कॉमन होगा, प्रोकैरियोटिक में भी हो, बैक्टीरिया में भी हो, फंजाई में भी हो, ईस्ट में भी हो, या ह्यूमन में भी हो, एनिमल में भी हो, प्लांट्स में भी हो, किसी में भी हो, सब में कॉमन होगा ये, है ना। तो अब नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है कि ये कहाँ पर होता है, इसमें जो स्प्लिटिंग होती है वो कहाँ होती है, ठीक है। तो इट मतलब ग्लाइकोलाइसिस, वेरी गुड, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यही तो अकेला है जो प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी होता है। और ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में, डायरेक्ट एकदम पूछते हैं ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन, तो साइटोप्लाज्म या साइटोसोल भी लिखा होता है ऑप्शन में, तो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ठीक है। साइटोसोल, साइटोप्लाज्म कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में यहां पर एक और पॉइंट आता है। हमें पता है ना कि जो एनारोब्स में भी है ये और एरोबिकली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी है। अच्छा, जो एरोबिकली है ना उनमें तो आधा काम तो साइटोप्लाज्म में हो गया, मतलब ग्लूकोज का हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, पूरा नहीं होता है। तो आधा ब्रेकडाउन तो कहाँ हो गया, साइटोप्लाज्म में। बाकी का सारा स्टेप्स कहाँ होगा, टी से साइकिल होंगे और भी बहुत सारे साइकिल्स हम पढ़ेंगे वहां पे देखने को मिलेगा, क्रेब्स साइकिल वगैरह में। लेकिन वो साइटोप्लाज्म में नहीं होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्लियर है। अब हमने तो यहाँ पे ये भी लिखा है प्रोकैरियोट्स में यूनिवर्सल है, प्रोकैरियोट्स भी होते हैं। प्रोकैरियोट्स के पास साइटोप्लाज्म तो होता है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता ना। तो ये अकेला एकमात्र ऐसा रेस्पिरेटरी पाथवे होता है जो एनारोबिकली ऑर्गेनिल्स में होता है। क्लियर है, जल्दी से बताइए हाँ या ना, ठीक है। तो ये ओके, ठीक है। तो ये ऐसा एकमात्र अकेला रेस्पिरेटरी पाथवे होता है जनरली जो एनारोब्स में होता है। और एनारोब्स कौन होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। सो इट इज द ओनली रेस्पिरेटरी साइकिल या पाथवे, ठीक है, सॉरी, पाथवे दैट अकर्स इन एनारोब्स, इनमें देखने को मिलता है। किसी ने कोई क्वेश्चन तो नहीं लिखा हुआ है, जल्दी से बता दीजिए, अगर लिखा हुआ हो क्वेश्चन तो मैं उसको रीड कर लूंगी एक बार, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे बेटा क्या नहीं होता है, क्योंकि ये एनारोबिक्स में भी है और एरोबिकली ऑर्गेनिल्स में भी है। तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि इसके ऑक्सीडेशन के लिए, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन इज नॉट वेरी एसेंशियल, है ना। ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो सकता है, होता भी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस इट डज नॉट रिक्वायर क्या, ऑक्सीजन O2, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। यहां तक नोट करिए, फिर हम इसके आगे और बढ़ते हैं। जिस बच्चे ने म्यूकर माइकोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन मुझको व्हाट्सएप किया था वो बच्चा अभी क्लास में अवेलेबल है क्या या नहीं है? मैसेज भी टाइप कर सकते हो बेटा, क्योंकि आप ही ने कहा था मैम। हाँ हाँ, अच्छा आपको नहीं पता है, नहीं एक्चुअली पता है क्या, ये 12th का टॉपिक है, आपका है नहीं है। तो जब आप लोग 12th में आओगे ना तो ह्यूमन हेल्थ डिजीज पढ़ेंगे हम, वहां पे डिस्कस करेंगे। और उसमें भी है नहीं, म्यूकरमाइकोसिस नहीं है उसमें है फंगल इन्फेक्शंस हैं, जैसे ट्राइकोडर्मोफाइटोन है, एपिडर्मोफाइटोन है, वो सारी है। लेकिन चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, ये नोट कर लिया है तो बताइए मुझे, फिर मैं बताती हूँ उसको।
रब कर दूं ये पूरा? चलिए देखिए, सिंपल है। म्यूकरमाइकोसिस ना एक डिजीज है, फंगल इन्फेक्शन है, सीधी सी बात। माइको वर्ड लगा हुआ है ना, आपको मैंने बताया हुआ है कि जब कभी भी फाइको हम किसके लिए पढ़ते हैं? एलवी के लिए, और माइको किसके लिए होता है? फंगस के लिए होता है। वेरी सिंपल है ना। तो यहाँ पे एक तो म्यूकर भी लगा हुआ है। याद आया, हमने ट्रिक्स पढ़े थे जब हमने किंगडम फंजाई को पढ़े थे, तो उनके एग्जांपल्स लर्न करने के लिए ट्रिक पढ़ी थी म्यूकर की, उसमें एग्जाम्पल था। तो म्यूकर आ गया ना, तो इतना तो आपको समझ ही जाना चाहिए कि म्यूकर भी एक फंगस है। और लग गया इसमें क्या? माइकोसिस इन्फेक्शन के लिए बात हो रही है, फंगल इन्फेक्शन की बात हो रही है। किससे कॉज हो रहा है? इससे कॉज हो रहा है। पहली बात, म्यूकरमाइकोसिस को ना जाइगो माइकोसिस भी कहा जाता था पहले, जाइगोमाइकोसिस। और अब इसकी अगर हम बात करते हैं ना, जिस क्लास के अंदर में ये आती है स्पेसिफिक, जैसे आप हायर लेवल पे जाओगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। अभी तो हम इनको वैसे अलग से एक क्लास में पढ़ लेते हैं, सिर्फ 4-5 क्लासेस हमने डिस्कस करी थी। लेकिन जो म्यूकरमाइकोसिस है, ये म्यूकर माइकोसिटीज की अपनी स्पेशल क्लास में होती है। एक फंगल इन्फेक्शन है ये। क्या है? फंगल इन्फेक्शन। ये बात मैं आपको बता चुकी हूं कि कोई भी जो इन्फेक्शन होता है ना, बैक्टीरियल वायरल से भी कहीं ज्यादा पैथोजेनिक और हार्मफुल फंगल इन्फेक्शन होते हैं। अगर एक बार किसी की बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो गया तो इसका ये मतलब नहीं, क्योंकि हमें पता है तो फंगल इन्फेक्शन के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है ना, ये बात आप जानते हो। फंगल इन्फेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं? ज्यादातर ट्रॉपिकल एजेंट्स का यूज करते हैं, जैसे कि कोई ट्यूब आगे लगाने वाली है ना, इस तरीके के कोई डिसइंफेक्टेंट्स एजेंट्स का यूज करते हैं हम, या मेडिसिन नॉर्मली है, इनके लिए बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि ये नॉर्मली अगर फंगल इन्फेक्शन किसी को एक बार हुआ है तो उसकी बॉडी के अंदर अब उसके स्पोर्स प्रेजेंट हैं, और कभी भी अगर उस इंडिविजुअल की बॉडी में इम्यून सिस्टम वीक होता है, डाउन होता है, वापस से वो फंगल इन्फेक्शंस क्या हो जाएंगे? रिक्रिएट हो जाएंगे। क्लियर है? होता कैसे है ये म्यूकरमाइकोसिस? आज अभी फिलहाल के अगर कंडीशंस की बात करते हैं हम, तो नॉर्मली कोविड के साथ बहुत चल रहा है ये म्यूकरमाइकोसिस, कोविड-19, हाँ बहुत चल रहा है ये, है ना। जो इंडिविजुअल्स बहुत लॉन्ग टर्म से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है, तो होता है उनको, या किसी का इम्यून सिस्टम डाउन है तो होता है उनको, या फिर कोई किसी इंडिविजुअल की बॉडी अगर फेवरेबल कंडीशन में है उस फंगल स्पोर को जर्मिनेट कराने के लिए, और कहीं से, क्योंकि ये तो हर जगह है ना, इनके स्पोर्स हमें पता है ना, फंगल स्पोरुलेशन के थ्रू जर्मिनेट करता है, रिप्रोड्यूस करता है, और स्पोर्स तो इनके हर जगह अवेलेबल होते हैं। अगर अनफेवरेबल कंडीशंस भी होती हैं तो ये फेवरेबल कंडीशंस के आने तक का वेट करते हैं, चाहे वो 10 साल में आए या 5 साल में आए, ठीक है। और जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, दे स्टार्ट टू जर्मिनेट। तो बस यही होता है, म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जनरली, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में ऑब्वियसली होता है। और पहले इसको जाइगोमाइकोसिस कहा जाता था, क्योंकि ये उसी की क्लास का मेंबर है, ठीक है। हायर लेवल पर अगर आप जाओगे तो ये आपको स्पेशल क्लास है इसकी, म्यूकरमाइकोसिस। और होता किसकी वजह से है? बेसिकली किसी का इम्यून सिस्टम डाउन है, लो इम्यूनिटी की वजह से, या कोई इंडिविजुअल अगर बहुत लंबे टाइम से किसी भी पर्टिकुलर डिजीज की मेडिसिन को ट्रीट कर, मतलब इनहेल कर रहा है, ट्रीटमेंट ले रहा है कोई, ठीक है, तो वो है म्यूकरमाइकोसिस, ठीक है। ये डाउट पूछा था किसी बच्चे ने, इसलिए डिस्कस किया था, इसलिए बार बार पूछ रहे थे, क्योंकि इसको मैंने बता तो दिया था, लेकिन उसने फिर भी कहा था कि मैम कल की क्लास में डिस्कस कर देना एक बार इसको, लेकिन अभी वो बच्चा है ही नहीं क्लास में। चलिए, लेकिन आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। अब हम वापस से, क्या बेटा? अच्छा, क्वेश्चन पूछा है किसी ने? एक मिनट देख लेते हैं किसने क्या क्वेश्चन पूछा है। मेडिसिन इनटेक से होता है क्या इम्यून सिस्टम डाउन? बिल्कुल होता है भाई। डॉक्टर्स के पास आप जाते हो ना, अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे, वो हमेशा सबसे लो डोज की मेडिसिन देंगे आपको ठीक करने के लिए पहले। अगर आप किसी नॉर्मल ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हो तो वो सीधा आपको 500 mg की मेडिसिन पकड़ा देंगे, आपको फीवर हुआ, एक ही बार में फीवर ठीक, लेकिन उससे इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा आपका, ठीक है। बोला भी जाता है ना कि ज्यादातर हमें मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज्यादातर, क्योंकि मेडिसिन लेने से क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो एडिक्टेड हो जाता है उस पर्टिकुलर के लिए, या हम ये कह दें कि हम अपनी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं
उनको काम ही नहीं करने देना चाह रहे हैं, है ना। हम बीमार हुए, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हुआ और हमने मेडिसिन ले ली, मेडिसिन ने उस पैथोजन को नॉर्मल बॉडी से एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। वापस से वही मेडिसिन, सेम पैथोजन वापस से आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, तो जितनी मेडिसिन, जितनी डोज आपने पहले ली थी ना, वो डोज शायद उस पर उतना इफेक्ट नहीं करेगी, डोज बढ़ा के देनी पड़ेगी। इसीलिए डॉक्टर हमेशा जो 3, 4, 5, 6 दिन का ट्रीटमेंट लगातार देते हैं ना, धीरे धीरे करके डोज बढ़ाते हैं, एक साथ नहीं बढ़ाते हैं अच्छे डॉक्टर्स, ठीक है। तो बिल्कुल करता है, अगर आप लॉन्ग, बहुत लंबे समय से कोई भी मेडिसिन ले रहे हो तो ये आपके इम्यून सेल्स को वीक करते हैं, इम्यून सिस्टम को वीक करता है, कम करता है, इम्यूनिटी डाउन होती है। अगर कोई बीमारी हुई है खुद से बॉडी में ठीक हो रही है, इसका मतलब आपके इम्यून सिस्टम जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इम्यून सेल्स काम कर रहे हैं आपके, आपने उनको काम करने का मौका दे रखा है, क्लियर है। तो लॉन्गर टाइम ट्रीटमेंट की बात होती है, ऐसा नहीं कि आपको कभी कभी फीवर हुआ, आपने कभी मेडिसिन ले ली, उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर बहुत लंबे वक्त से 2-4 साल से, 2-4 महीनों से आप लंबा ट्रीटमेंट ले रहे हो तो डेफिनेटली डाउन होता है, क्लियर है। यस या नो, मैसेज मी फास्ट, जल्दी से, ओके। देखिए अब वापस से हम अपने ग्लाइकोलाइसिस पर एंटर कर जाते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या पढ़ा था, पार्शियल ऑक्सीडेशन है या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है या इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है किसका, शुगर का। वो शुगर सुक्रोज भी हो सकती है, वो शुगर फ्रक्टोज भी हो सकती है, वो शुगर ग्लूकोज भी हो सकती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई ये जो ग्लूकोज का सोर्स है ये आया कहाँ से है, अब हम एनिमल्स को भूल जाते हैं क्योंकि हम हमारे बॉटनी में आ जाते हैं, वापस से प्लांट्स की बात कर रहे हैं कि प्लांट्स में भी तो रेस्पिरेशन वही सेम कहानी हो रही है ना, ग्लाइकोलाइसिस तो प्लांट्स में भी हो रही है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो प्लांट्स में भी होगा, तो वो आया कहाँ से। सबसे पहली बात, प्लांट्स के पास में क्या होता है, सुक्रोज होता है, सुक्रोज याद रखिएगा। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, क्या है ये, डाइसैकेराइड, जो किस किस से मिलकर के बना होता है, जो बेसिकली ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो सिंपल मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर के बना होता है, ठीक है। सुक्रोज किससे मिलकर के बना होता है, मेड अप ऑफ 2 सिंपल मोनोसैकेराइड यूनिट्स, एक तो ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। हमें पता है ये एक कीटोज शुगर है, ये एक एल्डोज शुगर है, ठीक है। पर है दोनों 6 कार्बन कंटेनिंग, ये भी 6 कार्बन कंटेनिंग है और ये भी 6 कार्बन कंटेनिंग है। तो एक तो ये है कि प्लांट्स में सुक्रोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। सुक्रोज का ब्रेकडाउन होता है 2 सिंपल मोनोसैकेराइड यूनिट्स में और तब जाकर के इनका ब्रेकडाउन होता है अंडर ग्लाइकोलाइसिस। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये सुक्रोज का ब्रेकडाउन कैसे हुआ फिर, तो आपको पता है ना, हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, रेस्पिरेशन क्या है, एक मल्टी स्टेप एंजाइमेटिक प्रोसेस है, मल्टी स्टेप। हम ग्लाइकोलाइसिस के बाद में एक ट्रिक पढ़ेंगे, बहुत अच्छे सारे स्टेप्स आपको लर्न हो जाएंगे, लेकिन अभी हम धीरे धीरे चलेंगे, बहुत स्पीड में नहीं भागेंगे, है ना। एंजाइम्स का आपको पता है ना, सफिक्स वर्ड अगर हम एज लगाते हैं, कभी भी आप किसी एंजाइम का नाम भूल जाओ आप एज लगा करके, ज्यादातर नहीं बट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स में आप ऐसा कर सकते हैं। तो सुक्रोज को जो ब्रेकडाउन किया ना वो एंजाइम ने किया, किसने, वो यहाँ पर जो एंजाइम है कौन सा, दैट इज सुक्रेज एंजाइम, क्लियर है, सुक्रेज। या आप बुक में जो होता है ना इसका नाम वो होता है इनवर्टेज, तो इसका सही नाम तो ये है, लेकिन वही मैंने आपको सफिक्स वर्ड एक ट्रिक समझने के लिए कि आप कभी किसी का नेम भूल जाए तो आप इजीली ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, सुक्रेज भी होता है। सुक्रोज के फॉर्म में प्लांट्स में ग्लूकोज इकट्ठा हुआ है और उस सुक्रोज का ब्रेकडाउन हुआ विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम, इनवर्टेज यू मे राइट, और सुक्रेज, आपको जो ठीक लगे आप वो करिएगा। उसने सुक्रोज को ब्रेकडाउन किया ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में और फिर इनका ऑक्सीडेशन हुआ। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, चाहे तो इसका ब्रेकडाउन हो चाहे तो इसका ब्रेकडाउन हो, इन दोनों का ही ब्रेकडाउन अब कहां होगा, प्लांट्स के इनसाइड साइटोप्लाज्म में होगा, क्लियर है ये पॉइंट यहां तक का, ठीक है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स फॉर रेस्पिरेशन, प्लांट्स में सोर्स क्या है ग्लूकोज का, तो भाई देखिए 2 सोर्स हो सकते हैं, एक तो क्या बना सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज, और सुक्रोज पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सुक्रोज इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सुक्रोज क्या है, दिस इज एंड प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट होता है ये,
एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली स्टार्च में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा, मोनोसेकेराइड्स पहले डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट होते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स में कन्वर्ट होते हैं, देन लेटर ऑन दे कन्वर्ट इनटू द पॉलीसेकेराइड्स ड्यूरिंग द एनाबॉलिक प्रोसेस। क्लियर है? तो यहाँ पे एक तो देखिएगा तो सुक्रोज एक सोर्स क्या हो गया ग्लूकोज को प्लांट्स में सुक्रोज हो गया, इसका ब्रेकडाउन होगा इस प्रोसेस के थ्रू, तब जाकर के ये मॉलिक्यूल्स मिल गए और इनका रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाएगा, इनका ग्लाइकोलाइसिस पाथवे स्टार्ट हो जाएगा इनसाइड द साइटोप्लाज्म। सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड सोर्स कहां से होगा, अगर ये सुक्रोज के भी यानी कि ये और स्टोर फॉर्म में है, ये तो एंड प्रोडक्ट बोला है हमने फोटोसिंथेसिस का, दूसरा क्या होगा कि वो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट होंगे। ठीक है, सेकंड सोर्स ऑफ ग्लूकोज क्या होंगे, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट। और स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट बताइए प्लांट्स में कौन होता है, वो स्टार्च होता है। वेरी गुड। तो प्लांट्स को इनके ग्लाइकोलाइसिस के लिए ग्लूकोज जो मिलेगा या तो सुक्रोज की ब्रेकडाउन करके मिल सकता है या स्टार्च का भी ब्रेकडाउन करके मिल सकता है। अल्टीमेट लेना तो उसने ग्लूकोज ही है, लेना तो उसने मोनोसेकेराइड यूनिट को ही है, ताकि उसका क्या हो सके, पार्शियल ऑक्सीडेशन हो सके, उससे एनर्जी रिलीज हो सके इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्न होना चाहिए कि इन्वर्टेज एंजाइम होता है, सुक्रेज एंजाइम होता है जो इसके ब्रेकडाउन के लिए होता है। ठीक है, अब हम आगे से, और ये फिर दोनों बेसिकली किस में एंटर कर जाते हैं, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंटर इनसाइड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में एंटर करेंगे, एंटर इन ग्लाइकोलाइसिस, एंटर इन ग्लाइकोलाइसिस इनसाइड साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखते हैं, टाइमिंग्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम देखेंगे कि जो ग्लाइकोलाइसिस होती है इसके कितने स्टेप्स होते हैं, बस छोटा सा लास्ट में इसको मैं इसको पूरा कंप्लीट, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस तो आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, पर कुछ बेसिक पॉइंट्स और हैं रिमेनिंग, वो डिस्कस कर लेते हैं। ये रब कर दूं मैं बोर्ड आपका, सबने नोट कर लिया होगा आई होप। देखिए जो ग्लाइकोलाइसिस होती है मेनली इट इन्वॉल्व्स 10 स्टेप्स। टोटल कितने स्टेप्स में होती है, 10 स्टेप्स में, 10 स्टेप्स। ठीक है, टोटल 10 स्टेप्स में इन्वॉल्व होती है ग्लाइकोलाइसिस। अगर हम इसके 10 स्टेप्स को भी डिवाइड कर देते हैं तो देखिए इस तरह से, ये जो 10 स्टेप्स होंगे ना, इसमें जो फर्स्ट 5 स्टेप्स होंगे, मैं ऐसे लिख देती हूँ, फर्स्ट 5 स्टेप, FIRST। ठीक है, फर्स्ट जो 5 स्टेप्स होंगे उनको तो हम क्या नाम देंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो नेक्स्ट 5 स्टेप्स होंगे, नेक्स्ट 5 स्टेप्स उनको क्या कहेंगे। बस ये कुछ कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसको खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5 स्टेप्स क्या होंगे, नीचे का भी मैं रब कर रही हूँ, सबने नोट कर ही लिया होगा। देखिए जो फर्स्ट 5 स्टेप्स होते हैं ना, इनको हम बेसिकली क्या क्या नाम देते हैं। एक तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस जब हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे एटीपी का ना आदान प्रदान होता है, मतलब क्या बोलेंगे, यूटिलाइजेशन भी होता है और रिलीज आउट भी होता है, कंजम्पशन भी होता है और जनरेशन भी होता है। एक तरीके से बनते भी हैं एटीपी के मॉलिक्यूल्स और यूज भी होंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज तो 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है और ये बनाता है अल्टीमेट लास्ट में क्या, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो पहले एक टफ मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ना भाई ग्लूकोज, तो पायरुविक एसिड के कंपैरेटिवली तो उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब वहां तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा। तो फर्स्ट जो 5 स्टेप्स हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस के, उनमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी का यूज होता है, तो इसीलिए इन फर्स्ट 5 स्टेप को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। या तो आप इन्हें एनर्जी कंज्यूमिंग फेज बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का कंज्यूम होता है, यूज होता है, यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, या यहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन होता है,
मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, भाई वो एनर्जी क्यों चाहिए उन्हें, वो जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन के लिए चाहिए, है ना। तो यहाँ पर एक्टिवेशन होता है, क्लियर है। तो इसे हमें और भी क्या कह सकते हैं, एक्टिवेशन फेज। एक्टिवेशन फेज, एक्टिवेशन फेज किसका हो रहा है, ग्लूकोज का हो रहा है, क्लियर है ये बात। अच्छा दूसरा, यहां पर जो अमाउंट ऑफ एटीपी की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मतलब बनते नहीं है, यूज होते हैं। 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स का कंजम्पशन है ना, कितने कंज्यूम होंगे, 2 एटीपी। मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूँ, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, यूज होते हैं इन 5 स्टेप्स में, ठीक है। अच्छा इसके बाद में जो ये वाले जो नेक्स्ट 5 स्टेप्स हैं इनको हम क्या क्या नाम देंगे। यहाँ पे हमें पता है कि बेसिकली एटीपी के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी रिलीजिंग फेज, एनर्जी रिलीजिंग फेज, ठीक है, एनर्जी रिलीजिंग फेज हो गया। दूसरा यहां पे क्या होता है, देखिए एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब यहां पे अगर सपोज करना 2 आदमी है, एक आदमी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उसने 40,000 रुपए लिए हैं। सपोज एक इंडिविजुअल है ए, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, ए, और दूसरा इंडिविजुअल है बी। बी इंडिविजुअल को बिजनेस स्टार्ट करना है, उसने ए वाले इंडिविजुअल से 20,000 रुपए ले लिए हैं। उसको जरूरत है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको इतना अमाउंट चाहिए, तो उसने इसे उधार लिया ना। अब वो फ्री में तो देगा नहीं, वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि ठीक है मैं तुम्हें दे देता हूँ लेकिन मुझे ना इंटरेस्ट देना होगा तुम्हें। तो वो इंटरेस्ट के साथ दे रहा है, नहीं दे रहा है, उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। उसने इससे लिया, इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, इसको बिजनेस में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ डजेंट मैटर, लेकिन उसको बाद में अपना काम स्टार्ट करने के बाद जितने टाइम का मांगा उसके बाद उसको ये पैसे रिटर्न भी तो करने होंगे ना। अगर वो रिटर्न नहीं करेगा तो क्या होगा, भाई आगे कभी इसको इससे जरूरत पड़ी वो कभी दिखाई भी नहीं देगा उसको, और उसको प्रॉफिट होना चाहिए तब वो आगे उसको पैसे देने की सोचेगा, नहीं तो कभी नहीं सोचेगा, है ना। तो वही सेम कहानी यहाँ पे होती है कि ये वाले 5 स्टेप्स में तो एटीपी को यूज करते हैं, लेते हैं एटीपी को। जब यहाँ पर एनर्जी बनेगी तो जितनी एनर्जी बन रही है, जितनी इस वाले स्टेप से उधार ली हुई थी, वो एनर्जी वापस भी तो करनी होगी। तो इसीलिए हम इसको और भी क्या कहते हैं, पे ऑफ फेज, पे ऑफ फेज। यहां पर जो अमाउंट ऑफ एटीपी की अगर हम बात करते हैं जो बनती है, कितना, यहाँ तो 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स का यूज हुआ, यहाँ बेटा 4 एटीपी के मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, 4। और जब 4 एटीपी के मॉलिक्यूल्स इन 5 स्टेप्स में बनेंगे तो 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स इसको देने भी होंगे, तो 4 - 2 कितना बचा टोटल एटीपी, 2 एटीपी। यानी कि पूरे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में हम देखेंगे कि जो टोटल नेट गेन है ऑफ एटीपी का वो कितना रह गया, बस 2 एटीपी। एक ग्लूकोज के पार्शियल ऑक्सीडेशन पे 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है, जनरेशन होता है कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस में। क्वेश्चन पूछा जाए कभी एक में 2, अगर 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन पूछा जा रहा है आपसे तो सीधा मल्टीप्लाई करते चले जाइएगा 4, ठीक है। अच्छा इसके और भी क्या क्या नाम हो सकते हैं, एक्टिवेशन फेज हमने बोल दिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर इसको इन्वेस्टमेंट फेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, भाई इसने अपने 20,000 रुपए इसको दे देना, इन्वेस्ट किया है इसको, बाद में वो उसको ब्याज के साथ देगा तो उसको तो फायदा हो गया ना, तो इसीलिए इसको इन्वेस्टमेंट फेज भी कहते हैं। यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए, नहीं है तो नो कर दीजिए, हाँ है तो बता दीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। फिर बाकी का जो ग्लाइकोलाइसिस है वो हम डिटेल में कल की क्लास से शुरू करेंगे, 5 स्टेप्स में करके करेंगे। ये जो स्टेप्स हैं ये 1 to 5 और ये बेटा 6 to 10 ये हैं। तो ये 1 to 5 को हम एनर्जी कंज्यूमिंग फेज बोल रहे हैं, जिनमें 2 एटीपी यूज होती है, ये वाले स्टेप्स यूज करते हैं आई मीन पूरे के पूरे इसमें, ठीक है। जल्दी से नोट करिएगा और किसी को कोई डाउट है तो जल्दी बताइए, नहीं है तो फिर बेटा क्लास को यहीं पे आज एंड करते हैं। ओके बेटा बाय, टेक केयर यू ऑफ ऑल, ओके।